नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है कल्याणी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं डॉक्टर लोहांश कुमार कल्याणी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं शिक्षण कौशल पर, टीचिंग स्किल्स पर। टीचिंग स्किल्स के इस क्रम में ये हमारा आज छठी स्किल हमारी आज ये है, और ये आज हमारी स्किल है पुनर्वलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। देखिए, रीइंफोर्समेंट स्किल का कब प्रयोग करते हैं और कहाँ इसका प्रयोग करना चाहिए और इससे होता क्या है कक्षा के अंदर, खासकर कक्षा के अंदर। दोस्तों, जब भी हम एक जनरल वे में हम बात करते हैं, जो इसकी बुकेज इसका मीनिंग है और डेफिनेशंस उस पर हम बाद में जाएंगे। आप अक्सर अपनी क्लास में शुरू से लेकर, अगर आप पहले से पढ़ाते हैं तो इस बात को आप नोट किए होंगे कि हमारा जो व्यवहार होता है उस व्यवहार पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारे शिक्षण को लेकर। अगर हम कक्षा में कोई प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, कोई जानकारी बच्चों से लेना चाहते हैं और बच्चा उसकी जानकारी देता है, और जब बच्चा उस क्वेश्चन की आंसर या कोई जानकारी आपको देता है, उसके बाद आप बच्चों क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, है ना। अगर उसने सही उत्तर दिया तो उसको मोटिवेट करते हैं, रीइंफोर्समेंट उसको देते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा किया। तो इससे क्या हुआ, जो बालक की जो अनुक्रिया करने की क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। यही पुनर्वलन कौशल है कि आपके द्वारा की गई अनुक्रिया, जो आप कार्य कर रहे हैं क्लास में, जो बालक को उद्दीपन दे रहे हैं, है ना, उस उद्दीपन के प्रति बालक की जो अनुक्रियाएं बढ़ती हैं या घटती हैं, वो पुनर्वलन कहलाता है। अब इसके शाब्दिक अर्थ को देख लेते हैं कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। देखिए, शाब्दिक अर्थ में अगर सबसे पहले हम बात करें, पुनर्वलन कौशल की बात करें, तो पुनर्वलन कौशल का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो 1903 में पावलोव महोदय ने किया था। हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। आप इनकी जो लर्निंग थ्योरी है उसको पढ़ सकते हैं, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपने दी है। और रीइंफोर्समेंट क्या होता है आपने अपनी थ्योरी के अंदर बहुत अच्छे से जो है इसको बताया है। सर्वप्रथम आप ही ने इसका प्रयोग किया था इस शब्द का 1903 के अंदर, पुनर्वलन का। अगर पुनर्वलन शब्द का हम देखें तो पुनर्वलन शब्द से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना या उसे प्रस्तुत करने या हटाना ताकि किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाए। पुनर्वलन से क्या तात्पर्य है, मतलब ऐसे उद्दीपनों का प्रयोग करना, ऐसे कार्यों का प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है या उनको हटाना है, उनको प्रयोग करना है या उनको हटाना है, जिससे क्या हो, ताकि अनुक्रिया करने की जो संभावना है वो बढ़ जाए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं, खेल में अच्छा प्रदर्शन करने पर प्रशंसा के 2 शब्द कह देने से जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार में जो है वैसा ही करने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में प्रशंसा के शब्द उद्दीपन का कार्य करते हैं। जो आपके द्वारा शब्द कहे गए हैं कि शाबाश, बहुत अच्छा आपने किया, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये उद्दीपन का कार्य करते हैं, बालक को रीइंफोर्समेंट देने का कार्य करते हैं, बालक को मोटिवेट करने का कार्य करते हैं। और जब बालक मोटिवेट हो जाता है तो क्या होता है कि उसके अंदर उस कार्य को करने की क्षमता बढ़ जाती है या उस कार्य को बार बार दोहराना चाहता है। और विद्यार्थियों का व्यवहार उद्दीपनों के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुक्रिया कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थियों के व्यवहार उद्दीपनों के कारण जो एक परिवर्तन आया, वो क्या होता है, वो एक रिस्पॉन्स होता है ना, उसको अनुक्रिया कहते हैं। और अगर पुनर्वलन के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है आपका नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब धनात्मक पुनर्वलन और ऋणात्मक पुनर्वलन। तो ये 2 प्रकार का पुनर्वलन है। आगे हम उसको देखते हैं कि किस किस प्रकार का कैसे होता है। उससे पहले देख लेते हैं कुछ सावधानियां। दोस्तों, पुनर्वलन का प्रयोग करते समय कक्षा के अंदर कुछ सावधानियां हमें निश्चित तौर पर बरतनी चाहिए। तो क्या सावधानियां होती हैं यहां आप देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी इस स्किल का प्रयोग अपनी कक्षा में करेंगे तो निश्चित मानिए कि आप कभी भी गलत रीइंफोर्समेंट का यूज नहीं करेंगे। पहला है, पुनर्वलन को आवश्यकता से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात छोटी छोटी बातों के लिए विद्यार्थी को पुरस्कृत नहीं करना चाहिए। इससे विद्यार्थी
अपने आप से ज़्यादा समझदार या कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट समझने लगते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। आप बार बार बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा रीइंफोर्समेंट उसको ना दें, पुनर्वन का प्रयोग बहुत ज़्यादा आप न करें। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि बालक जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार समझने लगते हैं क्लास के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हाँ मैं तो सब कुछ जानता हूँ, है ना, और मुझे आगे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अक्सर क्लास में ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि क्लास में कुछ बच्चे, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ बच्चों पर फोकस करके चलते हैं, और जब फोकस शिक्षक को जो चाहिए पूरी क्लास पर फोकस करना चाहिए ना कि कुछ बच्चों पर, तो अगर ऐसा होता है कि कुछ बच्चों पर हम फोकस करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा कुछ ही बच्चों को जो है पुनर्बलन देते हैं, तो क्या होता है वो बच्चा अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट भी क्लास में समझने लगता है। तो इसलिए छोटी छोटी बातों पर जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता पुनर्बलन देने की नहीं होती है। पुनर्बलन का प्रयोग सभी विद्यार्थियों के लिए करना चाहिए, न कि कुछ चहेते विद्यार्थियों के लिए। मैंने अभी आपसे कहा कि देखिए क्लास में कभी कभी क्या होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि एक विद्यार्थी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सदैव ये प्रयास करते हैं कि वो शिक्षक के करीब आए, शिक्षक की हमेशा निगाह में रहें, लाइमलाइट में रहें, और ऐसा होता भी है। लेकिन आप बीइंग अ गुड टीचर, आप कोशिश यही करें कि आप जब भी पुनर्बलन का प्रयोग करें अपने कुछ चहेते विद्यार्थियों के लिए ना करें, सभी के लिए प्रयोग करें। जो बैक बेंचर्स हैं वो भी, जो मिड में बैठे हैं वो भी, जो आगे बैठे हैं वो भी, आप सभी के लिए जो है इक्वल पुनर्बलन का यूज करें, अगर वो आपका सही उत्तर दे रहा है तब, या फिर और भी कोई कार्य कर रहा है तब। तीसरा है, पुनर्बलन देने के लिए उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को चाहिए कि वे इन शब्दों का चयन पहले से कर ले। कभी कभी क्या होता है, जब हम पुनर्बलनों का यूज कर रहे होते हैं क्लास में, तो कुछ सेलेक्टेड गुड, वेरी गुड, वेल डन ना, तो इस प्रकार के कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा करना चाहिए, और पहले से उसको सोच लेना चाहिए एक शिक्षक को कि हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ नहीं सोचते हैं, बोले ठीक है जब होगा देखा जाएगा, लेकिन क्या होता है कि हम डेली रूटीन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें कक्षा में नहीं करना चाहिए, जो हमारे मुझे लगता है कि एटमोसफेयर के हिसाब से, हमारे वातावरण के हिसाब से हमारे पहले से ही हमारे दिमाग में सेट हुए होते हैं। तो कोशिश ये की जाए कि उन शब्दों का प्रयोग न किया जाए, कुछ अच्छे और सेलेक्टेड शब्दों का प्रयोग बालक के लिए पुनर्बलन देने के लिए प्रयोग किया जाए। आगे देखते हैं, आगे देखिए, पुनर्बलन के लिए कुछ प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में प्रारंभ में तो जागरूकता व रुचि उत्पन्न होती है, लेकिन एक ही कथन सुनते रहने से उसमें कार्य करने के प्रति रुचि समाप्त या कम होने लगती है। इससे बचने के लिए अध्यापक को पुनर्बलन के लिए नए नए कथनों का प्रयोग करना चाहिए। बार बार एक ही चीज आप रिपीट नहीं करें, गुड गुड, वेरी गुड, गुड वेरी गुड, इस टाइप में आप इन शब्दों का भी यूज ना करें। लगातार एक ही शब्द को आप बार बार अनेक पुनर्बलन के रूप में यूज ना करें। कोशिश करें आप नए नए शब्दों का प्रयोग करें, मतलब पहले से आपके सेट हो शब्द हो कि हाँ मेरे को इन शब्दों का इस प्रकार जो है यूज करना है। इससे क्या होगा कि बालक के अंदर इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर एक ही शब्द बालक बार बार शिक्षक के मुंह से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ देर बाद वो शब्द उबाऊ हो जाएंगे उसके लिए, उसको लगेगा कि हाँ ये तो जनरल ऐसे ही चल रहा है, तो वो इंटरेस्ट थोड़ा उसका कम हो जाएगा। आगे देते हैं, पुनर्बलन देते समय शिक्षक को अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो सके शिक्षक को बचना चाहिए ऐसे सब, मतलब ऐसे अशाब्दिक संकेतों से। पुनर्बलन के लिए आप बीइंग अ गुड टीचर, आप हमेशा प्रयास करें कि आप अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग न करें। आगे देखते हैं, इसके प्रकार की बात करते हैं। जो पुनर्बलन का जो प्रकार है, हमने दो प्रकार बताए, एक सकारात्मक पुनर्बलन और एक नकारात्मक पुनर्बलन। सबसे पहले हम बात करते हैं सकारात्मक पुनर्बलन की। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है, सबसे पहले पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। इस प्रकार के पुनर्बलन का शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थियों को वांछित व्यवहारों अथवा उपयुक्त अनुक्रियाओं, उत्तरों को पर्याप्त प्रोत्साहन अथवा सुखद अनुभूति, प्रॉपर एंकरेजमेंट और प्लेजेंट एक्सपीरियंस प्रदान कर सबल बनाना और स्थायी रूप प्रदान करना होता है या है। देखिए,
शैक्षिक मेन उद्देश्य होता है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना। जब भी आप टीचिंग करेंगे तो आपका मेन मोटो क्या होता है कि आपके द्वारा जो शैक्षिक उद्देश्य बनाए गए हैं आप उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करें। और जो हम सकारात्मक पुनर्वलन की बात करें तो सकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं कि हम जो है बालक के वांछित व्यवहारों में वो परिवर्तन ला सके, जो हम वांछित व्यवहार चाहते हैं या जो हम वांछित उत्तर बालक से चाहते हैं उस उत्तर को हम प्राप्त कर सकें। इस लेवल पर बालक को एनकरेज करें कि बालक सही उत्तर देने के लिए मोटिवेट हो जाए और उसके जो व्यवहार में वो स्थायी रूप मतलब ले ले, या बालक के व्यवहार में वो स्थायी रूप आ जाए। वहीं हम नकारात्मक पुनर्वलन की बात करते हैं। अगर नकारात्मक पुनर्वलन के देखते हैं, इस प्रकार के पुनर्वलन का उद्देश्य विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहारों अथवा अनुपयुक्त अनुक्रिया उत्तरों को निरुत्साहित कर अथवा दुखद अनुभूति प्रदान कर उनकी पुनरावृत्ति न करने, डिस्करेजिंग एंड प्रोवाइडिंग अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस में अपेक्षित सुधार लाने में सहायता करते हैं। जो नकारात्मक पुनर्वलन है उनका प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए, जो बालक के अवांछित व्यवहार होते हैं या अनुपयुक्त अनुक्रियाएं होती हैं या उनके उत्तर होते हैं, शिक्षक के द्वारा यह कोशिश की जाती है शिक्षण कार्य करते समय कि जो बालक के अवांछित व्यवहार है उससे बालक को थोड़ा अलग किया जाए और साथ साथ क्या है, जो बालक गलत उत्तर दे रहा है उनकी पुनरावृत्ति भी बार बार न हो। अगर ऐसा हो रहा है तो नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करके बालक को निरुत्साहित किया जाता है कि बालक जो है इस प्रकार का व्यवहार बार बार न करे। तो इसलिए क्या करा जाता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये दो प्रकार का होता है पुनर्वलन, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आइए आगे बात करते हैं कौशल के घटक। जो रीइंफोर्समेंट आपका पुनर्वलन कौशल है, इसके घटक कौन कौन से होते हैं? अगर घटक की बात करें रीइंफोर्समेंट स्किल के अंतर्गत, तो जो पुनर्वलन कौशल में निम्न जो है वांछित एवं अवांछित शिक्षण व्यवहार के जो घटक हैं उनका समावेश किया जाता है। मतलब कुछ डिजायरेबल बिहेवियर और कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर, दो प्रकार के व्यवहार मतलब होते हैं बालक के, मतलब वांछित और एक अवांछित व्यवहार। तो पुनर्वलन कौशल का जो घटक की अगर हम बात करें तो उसमें वांछित व्यवहार में कौन कौन से घटक आते हैं, पहले उनको देखते हैं। सबसे पहला है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग। पुनर्वलक कह सकते हैं, पुनर्वलन भी आप कह सकते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। दूसरा है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग और तीसरा है आपका अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग। ये कुल मिलाकर आपके तीन हैं, ये वांछित व्यवहार के अंतर्गत हैं। अगर अवांछित व्यवहार की अगर हम बात करें तो अवांछित व्यवहार में नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग, दूसरा है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग और तीसरा है पुनर्वलन का गलत अथवा दोषपूर्ण प्रयोग। ये कुल मिलाकर इसके 6 घटक हैं, 3 वांछित व्यवहार के और 3 अवांछित व्यवहार के। दोस्तों, ये जो आपको सारे कौशल पढ़ाए जा रहे हैं या मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, आप ये मानकर चलें कि बहुत से चैनल्स पर मैंने देखा है जनरल सी जानकारी 5 मिनट या 7 मिनट में आपको सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, लेकिन ये आप एक्चुअल जो आपको करना है ये उसके अनुसार आपको टोटल जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है पुनर्वलन के माध्यम से। अगर आप सारे शिक्षण कौशल को देख लेते हैं तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके शिक्षण में कोई भी कमी नहीं रहेगी। आगे देखते हैं जो वांछित व्यवहार है, उन वांछित व्यवहार के अंतर्गत जो सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलक है उसका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो वांछित व्यवहार है उसके अंतर्गत पहला है सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग, यूज ऑफ पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्सर्स। इस घटक के अंतर्गत शिक्षक के वे सभी शाब्दिक अथवा मौखिक व्यवहार आते हैं जो सकारात्मक पुनर्वलन में सहायक हों, अर्थात जिनके द्वारा एक विद्यार्थी को ठीक उत्तर देने पर सही अनुक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है या उसको ऐसा बल मिलता है कि वो जो है दोबारा उस क्वेश्चन का उत्तर दे। इसके 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट पर देख लेते हैं। पहला है प्रशंसात्मक शब्द जैसे अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक, बहुत ठीक, शाबाश, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, बिल्कुल सही आदि का प्रयोग। ये जो शब्द कहे गए हैं यहाँ पर जो यूज हुए हैं ये सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन के अंतर्गत ये शब्द प्रयोग किए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग अगर एक शिक्षक के द्वारा अपने शिक्षण में किया जाता है
तो आप ये मानकर चलें कि जो सही अनुक्रिया देने की जो है उसकी क्षमताएं हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगी। अच्छा कहना, बहुत अच्छा कहना, शाबाश, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये सब शब्द हैं, इनका प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए अगर वो क्या करना चाहता है, अनुक्रियाओं को बढ़ाना चाहता है, सही अनुक्रियाओं को। दूसरा है विद्यार्थियों के विचारों और सही भावों को स्वीकार करने वाले कथन, जैसे तुम ठीक कह रहे हो, बस इसे थोड़ा और स्पष्ट करो आदि का प्रयोग। कभी कभी क्या होता है कि बालक के द्वारा, देखिए हम एक डिजायरेबल आंसर चाहते हैं। अगर मैं किसी अपने विद्यार्थी से कोई उत्तर चाहूंगा तो मेरा प्रयास ये होता है कि जो मैं सोच रहा हूं वही मुझे उत्तर मिले। और कभी कभी होता क्या है कि बालक वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो आप इसको बीच में टोके ना, उससे ये ना कहें कि नहीं तुम गलत हो, उससे कहें ठीक है बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, इसको थोड़ा और सुधार करिए, कुछ थोड़ी कमी है, इसको थोड़ा और अच्छे से करें, तो निश्चित तौर पर बालक जो है मोटिवेट होगा और उसको और सुधारने का प्रयास करेगा। वहीं तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं, विद्यार्थियों के उत्तर को दोहराना, दूसरे शब्दों में सामने रखना अथवा इसका सार प्रस्तुत करना। ये तीसरी बात है कि बच्चा क्वेश्चंस को दोहराए, उसका उत्तर जो दे रहा है उसको दोहराए या दूसरे शब्दों में उसको कहे। तो ये जो 3 पॉइंट आपने देखे, ये किसके प्रतीक हैं, यहाँ पर सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वल्कों का ये प्रयोग इनके द्वारा यहाँ पर हो रहा है। आगे देखते हैं जो सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वल्कों का प्रयोग, यूज ऑफ पॉजिटिव नॉन वर्बल रिइंफोर्सर्स। इस घटक के अंतर्गत शिक्षक के वे सभी अशाब्दिक नॉन वर्बल व्यवहार आते हैं जो सकारात्मक पुनर्वलन में सहायक हों। इन्हें निम्न 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, नॉन वर्बल व्यवहार 2 प्रकार के हैं जो हमारे, पहला है विद्यार्थियों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। बालक के द्वारा जो उत्तर दिया गया है, अगर आप उसको श्यामपट्ट पर लिखते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा, तो कहीं ना कहीं जो है आपने बालक का उत्तर ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया, तो एक क्रिया तो नॉन वर्बल हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मोटिवेशन मिला, बालक मोटिवेट हुआ कि मेरा उत्तर सही था, बोर्ड पर लिखा गया। और दूसरा है आपका विद्यार्थियों के उत्तर से सहमति या उन पर प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए उचित संकेतों, जो नॉन वर्बल कॉज हैं, आपके हाव भाव हैं, आपके जेस्चर्स हैं, उनका प्रयोग करना, जैसे मुस्कुराना, ताली बजाना, थपथपाना, सहमति सूचक सर हिलाना, चलकर विद्यार्थी के पास जाना, आंखों और मुख मुद्रा के द्वारा सहमति या प्रसन्नता व्यक्त करना। ये दूसरा नॉन वर्बल आप कह सकते हैं कि सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग है। कभी कभी बालक का जो उत्तर होता है वो ठीक होता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसको देखकर मुस्कुराते हैं कि हाँ बच्चे ने अच्छा उत्तर दिया है ना, ताली बजवाते हैं क्लास के अंदर, बच्चे की पीठ को थपथपाते हैं, है ना, सिर हिलाकर जो है ये प्रयास करते हैं बताने का कि हाँ आप ठीक हो। तो इसके द्वारा भी क्या होता है कि बालक की जो क्रिया करने की क्षमताएं हैं वो बढ़ जाती हैं। आगे देखते हैं वांछित व्यवहार के अंतर्गत ही जो हमारा तीसरा पॉइंट है, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्वल्कों का प्रयोग, यूज ऑफ एक्स्ट्रा वर्बल रिइंफोर्सर्स। देखिए इस घटक में सकारात्मक पुनर्वलन प्रदान करने वाले ऐसे शिक्षण व्यवहार आते हैं जिन्हें ना तो शाब्दिक कह सकते हैं और ना अशाब्दिक, जैसे हूँ, हाँ, ओ आदि, मतलब होते तो मतलब जो है सकारात्मक ही हैं, लेकिन ना ही तो इनको संकेतिक कहा जा सकता है, ना शाब्दिक कहा जा सकता है, ना अशाब्दिक कहा जा सकता है ना। इसमें बच्चा जैसे कोई उत्तर देता हाँ कहते हैं ना, ठीक, इस प्रकार जो कहते हैं, तो ये क्या होता है, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्वलन होते हैं। आप अपना सर हिला सकते हैं इसमें, हा आ हा हूँ कर सकते, इस प्रकार आप बोलते हैं ना, तो ये उस प्रकार के मतलब जो है ये तीसरे प्रकार के मतलब अतिरिक्त पुनर्वलन हैं। बात करते हैं अवांछित व्यवहार की। कुछ हमारे अवांछित व्यवहार भी होते हैं, 2 प्रकार के घटक बताए गए थे, एक वांछित और दूसरा अवांछित। अवांछित जो डिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर, हम उसकी बात करते हैं। उसमें पहला था नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वल्कों का प्रयोग, यूज ऑफ नेगेटिव वर्बल रिइंफोर्सर्स। देखिए इस घटक के अंतर्गत शिक्षक के वे सभी शाब्दिक या मौखिक व्यवहार आते हैं जिनसे नकारात्मक पुनर्वलन की प्राप्ति होती है, अर्थात जो विद्यार्थियों के शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेने और सही उत्तर देने की संभावना को घटाते हैं। इस प्रकार के पुनर्वलकों को निम्न श्रेणियों में बांटा जा सकता है।
3 पॉइंट नीचे दिए हैं। इन श्रेणियों में जो नेगेटिव रीइंफोर्सर्स हैं उनका यूज़ किया गया है कि कौन कौन से वो 3 मतलब पॉइंट हैं जिनके द्वारा जो है बालक के अंदर मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें जो है उनकी क्षमता घट जाती है। पहला है निरुत्साहित करने वाले शब्द जैसे नहीं, गलत, बेवकूफ़, गधे, रुको आदि का प्रयोग। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, शिक्षक को नहीं करना चाहिए। शिक्षक इस प्रकार के व्यवहार का प्रयोग करता है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग करता है, जैसे कि नहीं, गलत, बेवकूफ़, गधा, रुको आदि का प्रयोग जो शिक्षक के द्वारा होता है, तो इससे क्या होता है, बालक निरुत्साहित होता है और जो उत्तर देने की संभावना है बालक में वो कहीं ना कहीं घट जाती है। तो अच्छा शिक्षक होने के नाते आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आपका दूसरा है निरुत्साहित करने वाले वाक्य जैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम गधे हो, तुम्हारे बाप दादा ने भी ऐसा किया है, बिल्कुल गलत इत्यादि। ये कुछ ऐसे शब्द हैं, ये वाक्य हैं जिन वाक्यों को शिक्षक को नहीं बोलना चाहिए। अगर शिक्षक इन वाक्यों का प्रयोग करता है तो निश्चित तौर पर उसके पढ़ाने का बहुत गलत इफेक्ट जाता है और बालक के द्वारा जो वो उत्तर प्राप्त करना चाहता है उसको उत्तर की कभी प्राप्ति नहीं होती है और जो है बालक जानते हुए भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। इस कंडीशन में अगर इस प्रकार का प्रयोग करते हैं तब। तीसरे शब्द को देखते हैं, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, निरुत्साहित करने वाले शाब्दिक संकेत जैसे हूँ आदि नकारात्मक स्वीकृति या नाराजगी का प्रयोग। कभी कभी क्या करते हैं, शिक्षक के द्वारा कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया जाता है। उसके हाव भाव से ऐसा लगने लगता है कि नहीं, बालक जो है वो गलत उत्तर दे रहा है, उसकी कुछ एक्टिविटीज से ऐसा प्रतीत हो जाता है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि जो है कभी भी आप इस प्रकार के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें जिसके द्वारा बालक का जो वांछित व्यवहार है, जो हम चाहते हैं, उसमें कोई ना कोई ऑब्स्टेकल पैदा हो। दोस्तों, जो अवांछित व्यवहार हमारा है, अवांछित व्यवहार के अंतर्गत जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसके अंतर्गत हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वर्गों का प्रयोग, यूज ऑफ द नेगेटिव नॉन वर्बल रिफ्रेशर्स रेनफोर्सर्स। देखिए दोस्तों, इस घटक के अंतर्गत शिक्षक के वे सभी अशाब्दिक व्यवहार आते हैं जिनसे नकारात्मक पुनर्वलन की प्राप्ति होती है। नाराजगी से छात्रों की ओर देखना, नकारात्मक सर हिलाना, तेज तेज चलना, गुस्से की मुख मुद्रा बनाना इत्यादि। जो हमारा अनडिजायरेबल बिहेवियर है, जिसको हम चाहते हैं इस प्रकार का व्यवहार जो बालक ना करे, तो उसके लिए जो है दूसरा पॉइंट है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग। शिक्षक के द्वारा जो है नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलनों का प्रयोग भी किया जाता है। जो इस प्रकार का पुनर्वलन होता है अशाब्दिक, इसमें शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है कि पहला है नाराजगी से छात्रों की ओर देखना। कभी कभी आप देखे होंगे क्लास में जो शिक्षक है अगर किसी बात से रुष्ट होता है तो अपने बालकों की तरफ या विद्यार्थियों की तरफ जो है एक नाराजगी भरी निगाह से देखता है। कहने का मतलब उसका केवल एक होता है कि वे जो है बालक के उस अवांछित व्यवहार को दोहराना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि बालक उस व्यवहार को दोहराना चाहे। कभी कभी सर हिलाना नाराजगी में, तेज तेज चलना, गुस्से में बालक की ओर देखना, ये इस प्रकार के अवांछित व्यवहार हैं जो शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं अगर वो उस क्रिया को नहीं चाहता है। आगे देखते हैं अवांछित व्यवहार में ही अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, पुनर्वलक का गलत एवं दोषपूर्ण प्रयोग, इन अप्रोप्रिएट और रॉन्ग यूज ऑफ रीइंफोर्सर्स। देखिए दोस्तों, पुनर्वलकों के उचित और सही उपयोग द्वारा ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उपयुक्त परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम उचित परिणाम चाहते हैं अपने शिक्षण प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में, तो हमें सही और उचित पुनर्वलन का यूज़ करना होता है। अगर हम उचित पुनर्वलन का यूज़ नहीं करेंगे तो जो हम आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। गलत और दोषपूर्ण उपयोग से परिणाम उतने ही उल्टे निकलते हैं। इस दृष्टि से अध्यापक का ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि उसके द्वारा निम्न प्रकार के अवांछित व्यवहार क्रियाओं की आवृत्ति न हो। अगर आप जो डिजायरेबल बिहेवियर आउटकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके उद्देश्य की पूर्ति आपको हो,
तो आप सदैव इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, जैसे आवश्यकता न होने पर भी पुनर्वलकों का प्रयोग या पुनर्वलन का प्रयोग, कभी भी जब आवश्यकता न हो तब कभी भी आप पुनर्वलन का प्रयोग न करें। आवश्यकता होने पर ही आप विद्यार्थी को पुनर्वलन दें, अदरवाइज आपको पुनर्वलन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, आवश्यकता होने पर पुनर्वलकों का प्रयोग नहीं करना। कभी कभी ये होता है कि आवश्यकता होती है और आप पुनर्वलन का यूज नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जब आवश्यकता हो तब आप पुनर्वलन का प्रयोग अवश्य करें, और जहां आवश्यकता नहीं हो आप वहां पुनर्वलन का यूज न करें। कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी आप पुनर्वलन का प्रयोग कर रहे हैं तो आप दशा देख लें, कंडीशन देख लें कि किस कंडीशन में आपको पुनर्वलन का यूज करना है और किस कंडीशन में आपको पुनर्वलन का यूज नहीं करना है। तीसरा है, जरूरत से बहुत ज्यादा अथवा कम अनुपात में पुनर्वलकों का प्रयोग। प्रयास ये करें कि बहुत अधिक मात्रा में भी पुनर्वलन ना दें और बहुत कम मात्रा में भी पुनर्वलन न दें। चौथा है, उत्तर देने वाले कुछ होशियार बालकों को ही पुनर्वलन प्रोत्साहन प्रदान करना। आप ऐसा बिल्कुल न करें कि आप क्लास के कुछ बच्चों को, जो बच्चे तेज हैं, आपके प्रत्येक आंसर का उत्तर देते हैं, आप उन्हीं को पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं या उन्हीं के लिए। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके लिए समस्त बच्चे आपकी कक्षा के जो हैं महत्वपूर्ण हैं। आप प्रत्येक बच्चे को पुनर्वलन दें। अगर आप प्रत्येक बच्चे को पुनर्वलन देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप जो डिज़ायरेबल आउटकम चाहते हैं अपने बालक के व्यवहार में, वो आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगा और आपके जो शैक्षणिक उद्देश्य हैं, आप अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आगे देखते हैं, जो पुनर्वलन है, पुनर्वलन के जो घटक हैं, इसको रेटिंग स्केल मतलब किस प्रकार का होता है। देखिए, जो कंपोनेंट्स है इसमें वांछित व्यवहार के पहले कंपोनेंट दिए हैं, जैसे प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किस मात्रा में किया गया है। रेटिंग स्केल में देखिए 0 अत्यधिक निराशाजनक और 6 जो है सर्वोत्तम के लिए यहाँ पर दिया गया है। तो आपके द्वारा इसमें टिक लगाया जाएगा, या टैली चिन्ह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं अलग से कॉलम बनाकर, कि मतलब इस प्रकार जो है यूज़ किया गया है, मतलब बहुत अधिक यूज़ किया है या बहुत कम यूज़ किया है। दूसरा है, विद्यार्थियों की भावनाओं को स्वीकार करने वाले कथनों का प्रयोग। क्या ऐसे कथनों का प्रयोग किया गया है जो बालक की भावनाओं को स्वीकार करते हैं। तीसरा है, विद्यार्थियों के उत्तर की पुनरावृत्ति करना, उन्हें दूसरे रूप में कहना या सार देना। क्या आपके द्वारा जो बालक के द्वारा उत्तर दिया गया है, आप उसको एलोबरेट कर रहे हैं दूसरे अर्थ में, दूसरे शब्दों में, क्या उसका सार बता रहे हैं। अगर है तो किस लेवल पर है, और नहीं है तो किस लेवल पर नहीं है। ये वांछित व्यवहार की हम बात कर रहे हैं। और इसी में है दूसरा, श्याम पट पर लिखना। जो बालकों के द्वारा उत्तर दिए गए हैं, कि शिक्षक के द्वारा श्याम पट पर लिखे गए हैं। 0 निराशाजनक और 6 सर्वोत्तम। हाव भाव और अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा हुआ है या नहीं हुआ है, इसी को आपको रेटिंग देनी है। अगला है, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग किस मात्रा में आपके द्वारा किया है, 1 से लेकर 6 तक आपको इसमें रेटिंग देनी है। उसी के साथ साथ अवांछित व्यवहार की बात करें, अनडिजायरेबल बिहेवियर की बात करें, तो यहाँ रेटिंग स्केल को देखते हैं। पहला, निरुत्साहित करने वाले शब्दों का प्रयोग, मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब 0, और अत्यधिक किया गया है 6। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल नहीं के लिए 0 है और अत्यधिक के लिए यहाँ पर 6, मतलब बढ़ते क्रम में है। दूसरा है, निरुत्साहित करने वाले अशाब्दिक संकेतों और बोलने के अंदाज का प्रयोग किया है, बिल्कुल हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं है या अत्यधिक है। तीसरा है, निरुत्साहित करने वाले वाक्यों का प्रयोग, नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलकों का प्रयोग, और 5वां है, पुनर्वलकों का गलत अथवा दोषपूर्ण प्रयोग। तो इस क्रम में आपको जो है इसको रेट करना है, रेटिंग देनी है। और इसको करने के पश्चात जो है यहाँ पर पर्यवेक्षक के, जो आपका शिक्षक होगा, उसके सिग्नेचर इस पर होंगे चेक करने के पश्चात। तो दोस्तों, ये हमारा छठा शिक्षण कौशल था, पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन का भी इसमें कभी कभी इसको सिनोनिम कह सकते हैं, पर्यायवाची, पुनर्वलकों का प्रयोग या पुनर्वलन का प्रयोग या पुनर्वलन कौशल।
तो इसको आप जान ही गए होंगे कि जो आपका शिक्षण पूरा प्रक्रिया है, टीचिंग प्रोसेस है, उसमें ये कितना महत्वपूर्ण है। पुनर्वलन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विद्यार्थी को मोटिवेट कर सकते हैं और उससे डिजायरेबल आउटकम ले सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, अगर हम सही स्थान पर, सही जगह पर और सही समय पर सही पुनर्वलन का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, ये आज का हमारा वीडियो था। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों में इसको बताएं, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम मिलते हैं अंतिम शिक्षण कौशल पर, जो है श्याम पट कौशल। बात करते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।